जनवादी लेखक संघ के प्रदेश महासचिव नलिन रंजन सिंह जी के पास आप अपनी स्मृतियों को साझा करें। नलिन जी। धन्यवाद डॉक्टर अनंत प्रकाश तिवारी जी। सबको नमस्कार करते हुए और ख़ास तौर से प्रणय दादा को, जिनसे बहुत दिनों बाद इस मंच पर ही मुलाकात हो रही है। मुझे लगता है कि बहुत सारी जो बातें हैं वो कही जा चुकी हैं, जो उनके जीवन के दो अलग शेड्स हैं, उनको राजेंद्र राजन जी ने और प्रणय कृष्ण जी ने बहुत अच्छे से रख दिया है। इसलिए मैं थोड़ा सा आलोचना पे और थोड़ी सी बात उनसे जुड़े हुए संस्मरणों के आधार पे कहना चाहूँगा। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि मैनेजर पांडे की आलोचना का रेंज बहुत बड़ा है। एक तरफ वे भक्तिकालीन काव्य और सूरदास पर किताब लिखते हैं और दूसरी तरफ वे साहित्य के समाजशास्त्र की भूमिका भी लिखते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये रेंज मध्यकाल से शुरू होकर अद्यतन समय तक आती एकदम। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि वे एक ऐसे आलोचक थे जिनकी परिधि समकालीन आलोचकों में बहुत बड़ी थी। सूरदास को लेकर के कुछ मामला बना नहीं था पहले। तुलसी जायसी आचार्य शुक्ल के प्रिय थे, विजय देवनारायण शाही जायसी पर और आचार्य शुक्ल तुलसी पर, और अन्य लोग बहुत लिख चुके थे। कबीर पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी लिख चुके थे, लेकिन सूरदास पर मुकम्मल काम नहीं हुआ था। कुछ काम हुए थे लेकिन वो चर्चा में उस तरह से नहीं आए। मसलन काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सांध्य महाविद्यालय में थे, अब नहीं है इस दुनिया में, डॉक्टर भगवती प्रसाद राय, उनकी एक किताब सूरदास की प्रतिभा चौकंबा प्रेस से आई थी। बहुत महत्वपूर्ण किताब, लेकिन शायद वो उतनी प्रसिद्धि नहीं पा सकी, हालांकि उसे हिंदी संस्थान का पुरस्कार वगैरह भी मिला था। जो प्रसिद्धि मैनेजर पांडे की पुस्तक सूरदास, भक्तिकालीन काव्य और सूरदास को मिली, और एक तरह से सूरदास जो मध्यकालीन कविता में उस तरह से जगह नहीं बना पा रहे थे जिस तरह से जायसी, तुलसी और कबीर ने बना रखी थी, शुक्ल जी, शाही जी और द्विवेदी जी के माध्यम से, वो काम पूरा किया एक तरह से मैनेजर पांडे। दूसरा, आगे अगर हम बढ़े तो साहित्य के समाजशास्त्रीय अध्ययन को लेकर जब पश्चिम का दर्शन बहुत ज्यादा हमारी इतिहास दृष्टि को प्रभावित करने लगा, तो इतिहास दृष्टि को लेकर के भी उन्होंने, साहित्य और इतिहास दृष्टि को लेकर के भी उन्होंने पुस्तक लिखी और उन सारे दर्शनों को एक तरह से भारतीय संदर्भों में किस तरह से व्याख्यायित किया जाना चाहिए, उसकी रूपरेखा भी अपनी पुस्तक के माध्यम से प्रस्तुत की। भाषा के स्तर पे हालांकि वे स्वीकार करते हैं कि उनके भाषा के कलेवर को मांझने में डॉक्टर नामवर सिंह का बड़ा योगदान था। जो उर्दू मिश्रित या संस्कृत निष्ठ शब्दावली को सीधे सीधे उठा लेने की शुरू में उनकी आदत थी, वो नामवर जी ने उसको दुरुस्त किया था। वो स्वीकार भी करते हैं, एक साक्षात्कार में उन्होंने स्वीकार किया इस बात। आगे अगर हम चलें तो उनके यहाँ कुछ खास चीजें जिनकी चर्चा अभी प्रणय कृष्ण जी ने की है, मैं उस कार्यक्रम में शामिल था। शिवपूजन सहाय स्मृति सम्मान समारोह था, उषा किरण खान को दिया जा रहा था। उनके बेटे शिवपूजन सहाय जी के थे वहां पे। मैं उस कार्यक्रम का संचालन कर रहा था और उसमें मैनेजर पांडे जी को वो पर्चा पढ़ना था उनकी, जो उन्होंने तैयार किया था, बाद में किताब आई, मुगल बादशाहों की हिंदी। बहुत ही महत्वपूर्ण काम है और उस काम से वे बताते हैं कि किस तरह से आगरा और उसके आसपास की जो ब्रज थी उसको मुगल बादशाह सीखते थे। फारसी जानते हुए भी इसको सीखते थे, क्योंकि अगर इसे नहीं सीखेंगे
तो जो वहां का आम जन है उससे वे कट जाएंगे और राजकाज संभालने में बहुत सारी चीजें उनके लिए परेशानी पैदा। दूसरा यह भी कि उसके माध्यम से उन्होंने जो जन भाषाएं हैं, जिनकी राजन जी चर्चा कर रहे थे, जन भाषाओं को भी बचाने पर वो बराबर जोर देते थे। लोक से उनका गहरा जुड़ाव था, भोजपुरी अंचल के थे, और उनके यहाँ जो व्यंग और चुटीलापन था, ये ठीक है कि वो नागार्जुन और कबीर ये लोग उनके प्रिय थे, जो व्यंग्यकार, बड़े व्यंग्यकार हैं एक तरह से, लेकिन उनके चुटीलेपन की ताकत जिस ट्विस्ट से आती है वो भोजपुरी रस का ट्विस्ट है। वो अगर उनके पास नहीं होता तो शायद उस तरह का चुटीलापन भी उनके पास नहीं होता। और जिस अदा से, जिस तेवर से, जिस कटान से वो अपनी बात रखते थे, वो मानीखेज होती थी, बहुत महत्वपूर्ण होती थी। और यही कारण होता था कि जब वे बोलते थे तो 45 मिनट, 50 मिनट, 55 मिनट, 1 घंटा, लेकिन कोई ऊबता नहीं था। अरविंदो कॉलेज दिल्ली में एक सेमिनार में हम लोग मंच शेयर कर रहे थे, मैं वक्ता था और मैनेजर पांडे जी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे। जो भी बोलने आता था उसको 10 मिनट पे रोक देते थे, बस करो हो गया। मैं भी गया, मुझसे हमने कहा नहीं, अभी थोड़ी सी मेरी बात बाकी है और मैं पूरी बात रख लेता हूं, फिर अपनी बात खत्म करता हूं और फिर अंत में एक सवाल भी करूं। मैंने पूरी बात रखी और फिर मैंने कहा कि जब 2 घंटे का सत्र है, सबको आप रोक दे रहे हैं, तो बाकी 1 घंटा कौन बोलेगा? तो उन्होंने कहा मैं बोलूंगा जी, और कौन बोलेगा? 1 घंटा मैं अपने लिए बचा रहा हूं, बचाऊंगा नहीं तो तुम लोग मेरा टाइम खा लोगे। तो इस तरह से वो पूरा जो कुछ भी सेमिनारों में होता था उसको नियंत्रित भी करते थे, नाराज हो जाते थे। 45 मिनट का उनका एक व्याख्यान था, तो उस व्याख्यान के बाद मैंने बताया, जब मैं संचालन कर रहा था उसमें मैंने 55 मिनट के बाद उनको टोका कि सर 55 मिनट हो गया है, थोड़ा सा अब शॉर्ट करिए। तो मैं कहो तो बैठ जाए। अरे हमने कहा बैठेंगे क्यों, 45 मिनट की बात थी, 55 मिनट आप बोले हैं तो 5 मिनट और ले लीजिए, लेकिन थोड़ा संक्षिप्त कर लीजिए। तो वो नाराज भी बहुत जल्दी होते, और कभी कभी जब उखड़े होते थे तो बहुत साधारण बात कह के निकल लेते थे। एक बार यहीं लखनऊ विश्वविद्यालय में उनका जन्मदिन मनाया जा रहा था और मुक्तिबोध पर उनको बात रखनी थी, बहुत साधारण तरीके से बात रखने लगे। हम लोग बाहर आए, बाद में पूछे कि आपने, कहा अरे यार मन नहीं था, कितना बार बार मुक्तिबोध, बार बार मुक्तिबोध। तो बहुत संदर्भ हैं। एक बार हमारे जर्नल को लेके उन्होंने कहा ये वरिमा नाम तुमने क्यों रखा, ये तो छायावादी नाम, इसमें छायावादी टोन आ रही। तो हमने कहा भाई अब ये तो बात अलग है। फिर नामवर जी से हमने चर्चा की तो नामवर जी ने कहा कि उनसे जाके पूछना कि छायावाद में नाम कहाँ आया हुआ है। तो एक जो शीर्षस्थ आलोचकों का आपसी जो वाद विवाद संवाद भी चलता रहता था, उसने आलोचना विधा को उस दौर में इतना समृद्ध किया कि हम लोगों को, मैं उनका विद्यार्थी तो नहीं रहा, प्रणयदा उनके विद्यार्थी भी रहे हैं, हम लोगों को वो समृद्ध करता था, बराबर समृद्ध करता था। इलाहाबाद में ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी राजकीय महाविद्यालय के एक सेमिनार में बात रखते हुए, वहां पर भी उन्होंने जिन विमर्शों की बात हो रही थी, स्त्री विमर्श और दलित विमर्श के प्रणेता कर रहे थे, तो उत्तर शती के विमर्शों पर वो सेमिनार था, हाशिए के विमर्शों को लेकर। लेकिन हाशिए के विमर्शों को 2 दिन में जिस तरह से लोगों ने व्याख्यायित किया था, उसमें मैनेजर पांडे जी ने उसकी जो परिधि बनाई, उसमें जिन जिन चीजों को शामिल किया, वो बेहद महत्वपूर्ण था। वो मुझे आज याद है कि वो गिनाते गिनाते 9 की संख्या तक गए थे, जिसको आमतौर से जो दलित कथाकार है या दूसरे कथाकार होते हैं वो अक्सर छोड़ देते हैं, सिर्फ अपनी थोड़ी सी बात करते हैं, थोड़े से वर्ग का चयन करते हैं। स्त्री विमर्श में भी थोड़े से वर्ग का चयन होता है, लेकिन उन्होंने एक विस्तृत फलक पर उसको ले जा करके हाशिए में कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं
उसको परिभाषित करने का काम किया। तो जी। ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी, ऐसे महत्वपूर्ण आलोचक, हिंदी साहित्य की आलोचना विधा को इतना समृद्ध करने वाले मैनेजर पांडे का न रहना एक अपूरणीय क्षति है। आज के दिन मैं उन्हें अपनी और जनवादी लेखक संघ की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ। धन्यवाद। जी नलिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैनेजर पांडे का पूरा व्यक्तित्व आप उठा करके देखिए तो जो समाजवादी दर्शन है, वैज्ञानिक समाजवादी दर्शन है, और इसके लिए जो उनके अंदर अकुलाहट है कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसको किस तरीके से व्याख्यायित किया जाए, जिस तरीके से व्याख्यायित किया जाना चाहिए यहाँ पर क्यों नहीं लागू हो पा रहा उतनी तेजी के साथ। तो ये सब की कसक पीड़ा, और उनके पूरे आलोचना शास्त्र में हम देखेंगे कि वाद प्रतिवाद संवाद वह जो एक वो प्रक्रिया है वो आपको हमको बार बार देखना पड़ेगा, उनके व्यवहार में देखना पड़ेगा, वो दिखाई पड़ता है, उनके साहित्य में दिखाई पड़ता है, उनके लेखन दिखाई पड़ता है, उनके व्याख्यान दिखाई पड़ता है। तो एक तरीके से वो समाजवाद का बकायदा जो देसी स्वरूप है, देशज भाषा में देशज तरीके से उसको कैसे लागू किया जाए, उसमें उनकी बड़ी चिंता रही है। अब हम चल